हेलो बच्चों जैसा कि इससे पहले वीडियो अनाउंसमेंट के जरिए मैंने बताया था कि हम लोगों का केमिस्ट्री का स्पार्क टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है। बहुत सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। आज पहला टेस्ट था। जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं है वो आकर के रजिस्ट्रेशन करा लें और शेड्यूल ऑफिस से प्राप्त कर लें, क्योंकि टेस्ट के बाद आप लोगों को वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा हमारे न्यू स्पीड नीट चैनल पर। तो आइए आज जो पहला टेस्ट था उसका सॉल्यूशन है ना, तो देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आप लोगों ने सही किए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन गलत किए हैं। ये पूरा का पूरा जो टेस्ट पेपर था बच्चों, ये एनसीईआरटी पैटर्न पर था। ठीक है, तो आप लोगों को उसकी पूरी की पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन ये है, The two effective drugs which acts as life-saving drugs for cancer therapy and AIDS। एनसीईआरटी के पार्ट फर्स्ट में 11th की जो एनसीईआरटी है उसमें से फर्स्ट पार्ट में ये बात बेटा दी गई है और बताई भी गई है। पेज नंबर 4 पर ये बात लिखी भी हुई है क्या कि कैंसर थेरेपी के लिए और एड्स विक्टिम्स जो होते हैं उनके लिए लाइफ सेविंग ड्रग कौन सी होती है ना बच्चों। तो उनके लिए मैं बता दूं, कैंसर थेरेपी में इस्तेमाल होती है टैक्सोल। जब आप देखोगे तो कैंसर थेरेपी में कौन सी इस्तेमाल होती है, टैक्सोल, राइट। और जो एड्स विक्टिम होती है, एड्स विक्टिम्स के लिए AZT लिया जाता है, एजिडोथाइमिडिन। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? ये लो भैया, थर्ड ऑप्शन मैच कर गया, तो पहले का आंसर सही हो जाएगा थर्ड। ओके बेटा, तो पहले का थर्ड आंसर सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। ये जो सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है, इस सेकंड क्वेश्चन में एक साइंटिस्ट है प्राउस, इन्होंने 2 सैंपल क्यूप्रिक कार्बोनेट पर वर्क किया था जिनकी नेचुरल ओरिजिन थी, और जो दूसरा सैंपल था वो सिंथेटिक था। उनमें कॉम्पोजिशंस सेम पाए गए थे। अब देखो यहां पर जो लॉज दिए गए हैं 4-5 एनसीईआरटी में, उन्हीं लॉज पर ये क्वेश्चन है। नेचुरल सैंपल देख लो और सिंथेटिक सैंपल देख लो, जब दोनों में कॉम्पोजिशन सेम होने लगे तो यही कहलाता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। यानी अगर आपसे पूछा है कि प्राउड्स ने जो दिया था वो कौन सा लॉ दिया था, तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन था। तो इसका आंसर बेटा सही हो जाएगा फोर्थ। बात समझ में आ गई ना। नेचुरल सैंपल और जो सिंथेटिक बनाया गया दोनों में ही कॉम्पोजिशन जो थे वो कैसे थे, सेम थे बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ये क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3, और बड़ा ही बेसिक और बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि क्या बात कर रहे हैं, क्या पूछना चाह रहा है लेखक और कैसे इसको निकालेंगे। कह रहा है 25 ग्राम ऑफ अननोन हाइड्रोकार्बन है, मतलब हमें ये हाइड्रोकार्बन पता नहीं है, तो हम इस हाइड्रोकार्बन को मान लेते हैं बेटा CXHY, राइट। 25 ग्राम का है। जब इसको बर्न किया गया, बर्निंग प्रोड्यूसेस 88 ग्राम ऑफ CO2। जब इसको हमने बर्न किया O2 की प्रेजेंस में, तो देखो 1 मिनट के लिए देखो, जब O2 की प्रेजेंस में इसको हम लोग बर्न करेंगे तो बर्न कैसे करते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से देख लेते हैं और समझ लेते हैं। इसको यहां पर हमने ले लिया O2, जब बर्न किया गया तो बर्न करने पर हमें मिल रहा है CO2 और क्या मिल रहा है बेटा, H2O। क्योंकि आपको पता है हाइड्रोकार्बन का जब कंबशन करते हैं तो कंबशन करने पर हमें CO2 और H2O मिलता है। ये बात बहुत क्लियर कट आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, यहां पर देखिएगा CXHY O2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या बेटा, X प्लस Y/4, ये होता है जनरल इक्वेशन। ये हो जाएगा X और ये कितना हो जाता है बेटा, Y/2। ये एक जनरल इक्वेशन है। किसकी जनरल इक्वेशन है बेटा, कंबशन के हाइड्रोकार्बन की, जिसमें से 88 ग्राम CO2 मिल रहा है और 9 ग्राम मिल रहा है क्या, H2O। कह रहा है दिस अननोन हाइड्रोकार्बन कंटेन्स, ये अननोन हाइड्रोकार्बन में कितना ग्राम कार्बन और कितना ग्राम हाइड्रोजन है। कैसे निकालोगे, देखो बेटा यहां पर हो जाएगा क्या, वेट ऑफ CO2। जब हम लोग निकालते हैं मास ऑफ CO2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 12/44 इंटू मास ऑफ CO2। इस हाइड्रोकार्बन में निकालने के लिए यहां पर कितना दिया गया, 88, और जब वेट ऑफ H2O निकालना होगा तो H2O का वेट निकालने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, 2/18 इंटू क्या हो जाएगा, मास ऑफ,
बोलो क्या, वाटर, मास ऑफ H2O। अब इसको हम लोग तहे दिल से सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, इस वाले में वैल्यू रख दो भैया, वैल्यू रख दो, तो वेट ऑफ CO2 बराबर हो जाएगा यहां पर क्या, 12/44 इंटू कितना 88, ये जाएगा 2 टाइम्स, जब 2 टाइम्स गया तो हो गया 24 ग्राम। यहीं पर हमने वेट ऑफ H2O जब निकाला तो H2O का वेट जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 2/18, और 2/18 है, ये कितना है यहां पर बोलो कितना हो जाएगा, 9 ग्राम है भाई। लो भैया 9 का पहाड़ा पढ़ो 2 बार, 9 दूनी 18, यानी 2 कैंसिल हो गया, आ गया बेटा क्या 1 ग्राम। 24 ग्राम CO2 होगा और 1 ग्राम क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। कोई मिल रहा ऑप्शन, जी हाँ थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ये आपके सामने है। तो तीसरे का तीसरा आंसर सही हो जाएगा। देख लीजिएगा, इस तरीके से कैलकुलेशन करना है और ये आपको आंसर निकाल लेना है। कोई इसमें तकलीफ तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलो भैया कोई दिक्कत नहीं, तो फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपेरिकल फॉर्मूले का क्वेश्चन है, कह रहा है कोई एक कंपाउंड दिया गया जिसमें M जो है वो कितना बेटा 68% है, राइट, जिसका एटॉमिक मास कितना है 34 है। 32% ऑक्सीजन दिया, और ऑक्सीजन का पता है बेटा जो एटॉमिक मास होता है ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। अब यहां पर एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, तो देखो M का हम लोग जब मोल निकालेंगे तो M के लिए कितना दिया गया बेटा 68%। ऑक्सीजन का कितना दिया गया है जल्दी से बोलो बेटा 32%। 32% मोल निकालोगे तो हो जाएगा 68/34, ये हो जाएगा 32/16, ये आ जाएगा बेटा कितना 2 टाइम्स, ठीक है, और ये हो जाएगा 16 दूना 32 2 टाइम्स। M और O में जब रेशियो देखा मोल का तो ये आ गया बेटा 2:2, मतलब 1:1 आ गया। तो फॉर्मूला हो जाएगा क्या, बता दो भाई, MO, ठीक है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो चौथे का पहला आंसर सही होगा, MO इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है बच्चों पार्टी, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, ध्यान से देखना। N2 plus 3H2 gives 2NH3 है। आइडेंटिफाई डाइहाइड्रोजन एज अ लिमिटिंग रिएजेंट। इस बात को जरा सारे बच्चे ध्यान दें, यहां पर पूछा गया है कि N2 नहीं, H2 एज अ लिमिटिंग रिएजेंट। देखो इस क्वेश्चन में तुमको ये जानना होगा लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। पहली बात तो लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है वो कैसा होता है, मिनिमम अमाउंट में होता है, ठीक है, मिनिमम अमाउंट में होता है। दूसरी बात ये होता है रिएक्टेंट साइड, ठीक है, इधर हो जाएगा रिएक्टेंट साइड, ठीक, पूरी तरीके से कंज्यूम्ड हो जाता है, कंज्यूम्ड कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली क्या हो जाएगा, कंज्यूम्ड हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाता है, डिसाइड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट का अमाउंट डिसाइड करती है, ठीक है। ये लिमिटिंग रिएजेंट की कंडीशन है। तो हमको यहां पर देखना है इन चारों ऑप्शन में से किसमें हाइड्रोजन पूरी तरीके से खर्च हो जा रहा है। चलो एक एक ऑप्शन करके देख लेते हैं। पहले यहां देखो, सबसे पहले ग्राम दिया है तो इनका मोल निकालना पड़ेगा, तो मैं पहला ही ऑप्शन चेक कर लेता हूं जिससे आपको आसानी हो जाए। सबसे पहले देखो बेटा, मार्कर का कलर बदल दिया जाए ताकि तुमको पता चले, नहीं देखो बढ़िया रंगीन माहौल है यहाँ पे। हाँ, N2 का मोल निकालना है सर, तो 56/28 मोल आ गया 2। मोल ऑफ H2 निकालना है सर, तो यहां पर कितना दिया गया 10/2, आंसर आ गया देखो 5, ठीक। अब दोनों में से हमको जानना लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, तो इक्वेशन होती है N2 plus 3H2 gives 2NH3, ठीक है। मोल या वॉल्यूम जितना दिया हो तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, यानी ये जो तुम्हारे सामने है इसको बोलेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इससे क्या करना है, हमको मोल को डिवाइड कर देना है। चलो डिवाइड करके देखते हैं क्या माहौल यहां पर मिलता है। यहां पर देखो 1 हो गया,
तो ये हो जाएगा 2/1, आंसर आ जाएगा 2। ये 3 दिया गया है तो ये हो जाएगा बेटा 5/3। 5/3 करोगे 3 का पहाड़ा आता होगा, 3 एकम 3 बचा 2, 0 लगा दिया, 3×18 2, 3×18 1.66। अब इन दोनों में से मिनिमम अमाउंट में कौन है? हाइड्रोजन। पूरी तरीके से खर्च हो जाएगा, डिसाइड करेगा अमाउंट। ये लो भैया मिल गया, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो बेटा, ठीक है, क्लियर। बाकी ऑप्शंस जब पहले ही मिल गया तो बाकी ऑप्शंस भी आप चेक कर सकते हो, कोई भी चेक कर सकते हो। जैसे ये देखो यहाँ पर 28 में 28 गया, जैसे चौथा ऑप्शन गलत क्यों है मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। मान लो ये चौथा ऑप्शन आप कह रहे हो सर ये कैसे, इसको कैसे टेस्ट करना है, तो देखो ये भी मैं बता देता हूँ इसको कैसे टेस्ट करना है। ध्यान देना, N2 28 ग्राम है तो यहां पर सबसे पहले निकाल लो मोल ऑफ N2 कितना आएगा, 28/28 कितना आ जाएगा 1। मोल ऑफ H2 कितना आ जाएगा बेटा, ध्यान देना, मोल ऑफ H2 आ जाएगा तुम्हारा 6/2 यानी कि आ गया 3। ठीक है, अब इनमें अगर देखोगे तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालोगे, दोनों को होगा N2 + 3H2 गिव्स कितना हो जाएगा 2NH3। ठीक, अब ऐसे देखो ये 1 है और ये कितना आया, ये 3 आया, 1/1 आंसर आ गया 1। ये कितना होगा बेटा 3/3, ये आ गया 1। अब यहां दोनों ही बराबर हो गए, कैसे पता चल पाएगा कौन मिनिमम अमाउंट में, समझ गया ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा फर्स्ट, तो 5वें का आंसर हो गया पहला। आ जाओ अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर प्रोसेस। आपको पता है हैबर प्रोसेस क्या होता है, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। ठीक है, ये जो होता है ये हैबर प्रोसेस कहलाता है, हैबर प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अब इसको अगर आप लोग समझना चाहो तो समझ सकते हो, कैसे समझोगे, 1 मोल जब लेते हैं तो इसका कितना लेना पड़ता है 3 मोल, तो इसका कितना मिलता है बेटा 2 मोल। बात समझ में आई ना। अब कह रहा है 20 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए कितने मोल हाइड्रोजन के चाहिए, तो ऐसे समझ लो, यहां पर 20 मोल अमोनिया के चाहिए, कितने मोल 20 मोल, ऐसे ऐसे कर लो इसको, 2 मोल अमोनिया 2 मोल NH3 के लिए कितना मोल चाहिए होता है, कितना मोल चाहिए होता है हाइड्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन। तो 1 मोल अमोनिया के लिए, 1 मोल अमोनिया के लिए कितना चाहिए, बोलो बेटा, ये हो जाएगा 3/2 मोल हाइड्रोजन। हो गया क्लियर। अब यहां पर कितने के लिए बोला है, 20 मोल अमोनिया के लिए। ओह, 20 मोल अमोनिया के लिए कितना हो जाएगा, ऐसे देख लो बेटा, 3/2 × 20। अब सुनो गुरु, 2 का पहाड़ा आता है ना, ये हो जाएगा कितना 10, 10 का मल्टीप्लाई 3 से करो कितना हो जाएगा बेटा 30। लो आंसर आ गया, आंसर हो जाएगा 30। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। एग्री। ऐसे देखो आराम से सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 के बाद आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये जो सिग्निफिकेंट फिगर दिए गए हैं उन पर क्वेश्चन है। 1 मिनट के लिए ध्यान रखना, सिग्निफिकेंट फिगर जो होते हैं, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती है वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। ठीक है, वो सर्टेनिटी के साथ होते हैं। ठीक, और 2 नॉन जीरो के बीच में अगर 0 आता है तो वो भी सिग्निफिकेंट में माना जाता है। जैसे मैं बोल दूं 1000 में, या 1001 लिख दूं, मैंने लिख दिया 1000, तो ये 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में 3 जीरो है, मतलब ये सभी कैसे हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर यहां कितने होंगे, 1 2 3 4 5, यानी आंसर इसका हो जाएगा क्या 5। ठीक, मान लो मैंने लिख दिया 1 2 3, तो ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा बेटा 3, और ये सर्टेन नंबर होते हैं। अब जरा इन ऑप्शंस को पढ़ो, क्लियर हो जाएगा। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, करेक्ट है, यही तो बोला मैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स
विच आर नोन विद सर्टेनिटी, बिल्कुल सही है। जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सही है भैया, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, यानी सातवें का चौथा सही है, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाओ, आठवां क्वेश्चन है, कह रहा है among the following statement which was not proposed by Dalton। proposed का मतलब कुछ और मत समझ लेना भैया, ठीक है, यानी कह रहा है लेखक इनमें से कौन सा ऐसा है जो डाल्टन के द्वारा नहीं दिया गया था। ठीक, पहला तो एटम के बारे में उन्होंने बताया था कि केमिकल रिएक्शन में एटम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है, और उस एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये तो बात सही थी, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही था। दूसरा उन्होंने कहा था कि ये आइडेंटिकल यानी सिमिलर होते हैं, इनको तोड़ा नहीं जा सकता है, इनकी प्रॉपर्टी जैसे मास वगैरह को इंक्लूड करते हैं, और जो भी मैटर बना होगा वो किससे बना होता है, एटम से। लेकिन उन्होंने गैसियस मोल के बारे में कुछ नहीं बताया था, यानी गैसेस के बारे में कुछ नहीं बताया कि व्हेन गैसेस कंबाइंड रिप्रोड्यूस, ये कुछ नहीं बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा बेटा, सेकंड। डाल्टन ने इन सब चीजों के बारे में, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पर क्या होता है गैसेस का रेशियो, सिंपल रेशियो क्या होता है, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी थी। क्लियर है ना। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर। बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन का मतलब मोल पर लीटर जो पूछा गया, तो ये मोलैरिटी का फॉर्मूला हो गया। अब बताओ मोलैरिटी बराबर क्या होता है, मोलैरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, यही तो फॉर्मूला होता है ना सर। ये देखो फॉर्मूला कितना चकाचक से होता है। लेकिन अगर इसको मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूं, इसको थोड़ा सा अगर मैं चेंज कर दूं, तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, मोलैरिटी बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम लीटर में। और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वेट दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है, 342 जो होता है वो किसका वेट होता है मालूम है, ग्लूकोज का। आ जाओ जरा सॉल्व करते हैं सर, कैसे, मोलैरिटी बराबर वेट दिया गया बेटा 20 ग्राम डिवाइडेड बाय 342 इंटू 2 लीटर, ये हो जाएगा 10, राइट। जब 10 अपॉन करते हो तो 10 अपॉन 342 जब करते हो बेटा, तो आंसर जो आता है वो आ जाता है बेटा 0.029 के आसपास। ठीक, क्या मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन, आंसर हो जाएगा बेटा इसका सेकंड। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड था, हो जाएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेट ऑफ एलिमेंट्स टू डोवर्नियर्स ट्राइड लॉ। देखो ट्राइड का मतलब होता है क्या, ग्रुप ऑफ 3। ट्राइड का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ग्रुप ऑफ 3। ठीक है, 3 का ग्रुप जो होता है, ग्रुप ऑफ 3। उन्होंने बताया था डोवर्नियर साहब ने कि पहले और तीसरे एलिमेंट का जब हम अरिथमेटिक मीन निकालते हैं तो वो अरिथमेटिक मीन किसके आता है, बोलो, वो दूसरे वाले के बराबर आता है ना भाई। क्लियर, किसके बराबर आएगा, दूसरे वाले के बराबर आता है। ठीक है, एग्री। चलो अच्छा, वहीं पर अगर हम लोग देखें और समझे तो कैसे दूसरे वाले के बराबर आएगा, हम लोग जरा देखते हैं। ध्यान से सुनना जरा और समझना। पहला और तीसरा, जैसे लिथियम लिया तो लिथियम हो गया क्या, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तो बिल्कुल सही है। लेकिन यहां देखो पहले क्या, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसा होना चाहिए, ये ट्राइड ही नहीं है पहली बात तो। आयरन, कोबाल्ट, निकल ये होना चाहिए, ये ट्राइड ही नहीं है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, फर्स्ट लिथियम, सोडियम, फिर पोटेशियम। ठीक है ना। और वैसे भी देखो यहां पर जब आप 7 + 39 करोगे और बाई 2 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब वहां पर एक बात देखो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है लेखक, ध्यान दीजिएगा। 11वें क्वेश्चन में कहा गया है कि जब ये तुम्हारा मेंडलीव ने जो ग्रुप लेफ्ट यानी गैप छोड़ दिया था,
गैप अंडर कौन सा, एल्यूमिनियम एंड अ गैप अंडर सिलिकॉन, ऐसा ही तो कुछ था ना। बोरॉन, बोरॉन के बाद में कौन सा था, एल्यूमिनियम, और उसके बाद में ये गैप छोड़ा था। फिर था इंडियम और थैलियम, ठीक है। वहीं पर था कार्बन, सिलिकॉन, और फिर गैप छोड़ दिया गया था, ठीक है ना। टिन और ये लेड था। तो जो गैप छोड़े गए थे ये क्या था, इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन था। यहां जो था वो कौन सा था, बोलो बेटा, मेंशन है, आप लोग पढ़ा भी होगा, पढ़ा होगा तो सही हो जाएगा। ये क्या था, इका एल्यूमिनियम, है ना, और ये क्या था बेटा, इका सिलिकॉन। इका मींस क्या होता है, नेक्स्ट जो है, राइट। तो आंसर हो जाएगा बेटा फर्स्ट, इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है यहां पर, इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n डिफाइंस द मेन एनर्जी लेवल टर्म्ड एज। देखो भाई, जब आप ये एटम के बारे में पढ़ते हो तो ये होता है न्यूक्लियस, ठीक है। ये यहां पर जब ऐसे लिखते हो तो ये n बराबर हो जाता है क्या, 1 2 3 4। तो ये जो n है ये n क्या हो गया, PQN। PQN मतलब क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आपको पता होना चाहिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो दिया था, ये दिया था नील्स बोर साहब ने अपने बोर एटॉमिक मॉडल में, ठीक। तो यहां पर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है मेन एनर्जी लेवल को जो डिफाइन करता है, क्योंकि तुमको पता होना चाहिए टोटल एनर्जी जो होती है वो टोटल एनर्जी कितनी होती है, n प्लस एल, यही तो होता है ना दो। टोटल एनर्जी कैसा हो जाएगा, n प्लस एल, ये होता है। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l क्या है, बोलो, एजीमुथल क्वांटम नंबर। n हो जाता है मेन एनर्जी लेवल, l हो जाता है क्या, सब एनर्जी लेवल। तो मेन एनर्जी लेवल जो प्रेफर करता है वो किसको होता है, सेल को करता है। तो n यहां पर किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेल को करेगा। चलो बेटा आ जाओ वहीं पर, कह रहा है एलिमेंट एक Z है, इस Z का अगर देखा जाए तो एटॉमिक नंबर कितना दिया गया है, 114 यानी 114, हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली, ये रिसेंटली खोजा गया है। मैं इसका नाम भी आपको बता सकता हूं कि कार्बन से जस्ट कार्बन फैमिली का होता है, और मैंने तुरंत कैसे बता दिया, इसके पीछे रीजन सुनो। जब भी कभी 103 से ऊपर कोई एटॉमिक नंबर आपको दिया हो, उसका ग्रुप नंबर या उसकी फैमिली पूछी जाए, तो आप आखिरी के 2 डिजिट देख लेना, है ना। आखिरी के 2 डिजिट यहां पर क्या दी गई बेटा, 1 एंड 4, यानी आपको पता हो जाए ये 14th ग्रुप का मेंबर होगा, और 14th ग्रुप का यहां एक ही मेंबर दिया है, कौन सी फैमिली, कार्बन फैमिली, ठीक है। कार्बन, फिर कौन, सिलिकॉन, फिर कौन आता है, जर्मेनियम, फिर कौन, टिन, और फिर कौन, लेड। यही तो होता है ना, बोलो। और इसी के नीचे जो आता है वो आता है Fl। Fl मतलब फ्लेवरमोनियम, ठीक है। ऐसे याद भी किया होगा, काशी गए सन की पंडित, फ्लावर लेके, याद भी जो हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये फैमिली कौन सी हो जाए, कार्बन फैमिली। अब मान लो यहीं पर आपको दिया होता है 117, तो आखिरी की डिजिट देख लो, अब आंसर क्या हो जाता है, हेलोजन फैमिली, ठीक है। मान लो दिया होता है 115, आखिरी की डिजिट देख लो, क्या हो जाता है, नाइट्रोजन फैमिली, तुम्हारी 15th ग्रुप हो जाता है। समझ गए ना, हाँ यही तो जुगाड़ की बात है। नेक्स्ट आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 क्वेश्चन है, जल्दी ध्यान से देखिएगा। लेखक कहना चाह रहा क्वेश्चन नंबर 14 में, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। डिक्रीजिंग ऑर्डर, बेटा एक बात बता, लेफ्ट से राइट जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है, बोलो बोलो, लेफ्ट से राइट जाने पर मेटालिक कैरेक्टर जो होता है डिक्रीज करता है, लेफ्ट से राइट। क्योंकि आपको पता है, ऐसे आप लोग पढ़ते होंगे पीरियोडिक टेबल, ठीक, ये है पीरियड, इधर मेटालिक कैरेक्टर घटता है, और ये है टॉप टू बॉटम, इधर पढ़ते हो आप ग्रुप, यहां पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। बस हो गया आंसर, लो भाई देख लो आराम से, समझ गए ना।
आगे बढ़ो, चलो भाई। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये फोर्थ वाला होगा, 14th का। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 में। ये तो बड़े आसान क्वेश्चन धड़ाधड़ लगाते चलो, एनसीईआरटी के पेज नंबर भी देखते जाओ और कौन सी एनसीईआरटी ये भी है, पूरा एनसीईआरटी पेपर मिलेगा भाई। ठीक है, इधर उधर कुछ भी नहीं, किसी का भी ज्ञान नहीं लेना भैया, अपनी टेक्स्ट बुक पर फोकस रखो। ठीक, और बढ़िया मिल जाएगा, मामला आराम से हो जाएगा। द एलिमेंट हैविंग ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, पहली और दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में सबसे ज्यादा गैप अगर बोला जा रहा है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा गैप जो है वो कौन सा है या किसमें? ये तो बोला गया है ना, द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में अगर कहा जाए ज्यादा डिफरेंस हो, तो होने का मतलब क्या है? एक बात मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकले और पहले इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद में क्या हो जाए? स्टेबिलिटी आ जाए। तो जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम का तुमको पता है ये आ जाता है बेटा 4s2, स्कैंडियम का क्या आता है 4s2 और 3d1, आखिरी का लिख रहा हूं मैं। ठीक है, बेरियम ऐसे ही, बेरियम है, लास्ट में तुम्हारा क्या हो जाएगा NS2 ही तो आएगा ना, देखो। और पोटेशियम का क्या आ जाएगा यहां पर देखा जाए तो 4s1 आ जाएगा। पहला इलेक्ट्रॉन जब यहां से निकलेगा तो पहला इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद आएगा 4s0, और 4s0 का मतलब ये हो जाएगा बेटा यहां पर Np6, और Np6 हो जाने का मतलब है एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने में। आंसर हो जाएगा फोर्थ इसका, आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, अब कह दो सर कैल्शियम क्यों नहीं? बेटा जैसे ही यहां पर फर्स्ट एंड सेकंड में देखोगे ना, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलो भाई, अगला है क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाओ बेहतरीन तरीके से। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ध्यान देना जरा। क्वेश्चन नंबर 16 जब देखोगे तो यहां पर ये 16 है, और 16 क्वेश्चन में कह रहा है ये स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट पढ़ के बताना है कि कौन कौन सा सही है। करेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बिल्कुल सही, ये सही है। ठीक, ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, attraction between outermost electron and the nucleus increases as the atomic radius decreases। बिल्कुल सही। आपको पता है बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इसके होता है, साइज के होता है या रेडियस के होता है। ठीक है, वहीं पर कह रहा है इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज अक्रॉस पीरियड is accompanied by an increase in non-metallic properties। increase in electronegativity, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। सही है, ठीक है। The increase in electronegativities across a period is, एक मिनट बेटा जरा इस क्वेश्चन को मैं देख लेता हूं। अच्छा, एक चीज है इस क्वेश्चन में, एक करेक्शन है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है इस क्वेश्चन में, इनकरेक्ट पूछा गया है ना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये करेक्शन था। तो पहला सही, दूसरा सही, तीसरा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ता है। कह रहे द वैलेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल। द वैलेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जरूरी नहीं भैया, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा बेटा फर्स्ट। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ। असर्शन एंड रीजन दिया गया बेटा, देख लो आराम से। असर्शन एंड रीजन में पहला है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज वी गो डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रॉन लेस नेगेटिव होती जाती है, बिल्कुल सही भाई।
दूसरा है साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप एंड द एडेड वुड बी फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक, क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो वो न्यूक्लियस से दूर जाता है, रिपल्सन होने लगता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ता है। और ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने जाती है, क्योंकि अट्रैक्शन जनरेट नहीं कर पाता है। ठीक, तो इसका बेटा दोनों सही होगा, असर्शन एंड रीजन दोनों सही है। क्लियर? और एक्सप्लेनेशन भी यही है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 पर देखो भाई, पहला दूसरा ये सब मैच करना। तुमको पता है जीरो को क्या बोलते हैं बेटा? नील बोलते हैं। 1 को अन बोलते हैं। 2 को बाई बोलते हैं। 3 को ट्राई बोलते हैं। 4 को क्वैड बोलते हैं और 5 को पेंट बोलते हैं। 6 को हेक्स बोलते हैं। 7 को सेप्ट बोलते हैं। 8 को ऑक्ट बोलते हैं और 9 को इन बोला जाता है ना? बस बना दो ये। और जब नाम लिखते हैं तो लास्ट में IUM लगा, जैसे वी है 109 अन नील इनियम। कोई मिल रहा भाई? ये देखो ये मिल गया। 112 अन अन बाइयम हो गया, यानी पहले का ए का हो गया दूसरा, बी का हो गया पहला, इन्हीं दो से मिला दो। ए का दूसरा, बी का पहला। ठीक, अब सी का 115 है पेंटियम, सी का सी यानी कि थर्ड। ये है ऑक्टियम हो जाएगा, अन अन ऑक्टियम 4 हो जाएगा। 2 1 3 4 2 1 3 4 लो भैया सेकंड ऑप्शन हो गया देखो। ठीक, मैच कर जाएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाओ। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर 10 ग्राम ऑफ ईच हैव एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। देखो 10 ग्राम ऑफ ईच हैव एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बोला गया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है इसमें ऐसे देख लो 10 ग्राम है, तो जिनका मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा, ठीक, जिनका मॉलिक्यूलर वेट सेम हो जाएगा उनके मोल्स सेम हो जाएंगे। देख लो भैया N2 और CO में N2 कितना 28 20 और 8 और 16 कितना हो जाएगा 28 और 16। बोलो क्या इनका मॉलिक्यूलर वेट दोनों का सेम होगा? नहीं सर। ठीक है, N2 और C2 ये भी सेम नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूल निकालना है तो N अपॉन Na यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन क्या हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, इसका होता है 28 और इसका भी होता है 28। देख लो आराम से 16 और इसका कितना होता है 12। ठीक, मॉलिक्यूलर वेट सेम 10 ग्राम दोनों का, आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। कोई है थर्ड वाला है? अच्छा, थर्ड वाले में N2 और CO, अच्छा कई सारे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है नहीं, तो यहां पर थर्ड भी होगा। और इसका देखा जाए N2 और CO2 का, इसका कितना हो जाएगा? CO2 का होता है बेटा 44 और N2O का कितना हो जाएगा 28 और 16 ये हो जाएगा 4 दोनों का देखो 44 आ रहा भाई, 44 44 आ रहा, 28 28 आ रहा, तो यानी आंसर हो जाएगा थर्ड और फोर्थ, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन कर देखो मॉलिक्यूलर वेट सेम है, तो मॉलिक्यूलर वेट सेम होने पर मोल्स भी तो सेम हो जाएंगे ना। एग्री? बोलो यार। ठीक, चलो भैया 20 क्वेश्चन पर आ जाओ। 20 क्वेश्चन देखो बड़े आराम से, कोई टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 और 20 को बहुत ही आराम से सॉल्व करना है। ठीक, वो गड़बड़ तो बिल्कुल नहीं करनी है। देख लिया? देखो क्वेश्चन कह रहा है इसमें
1 liter of N2HCl solution was heated in a beaker. N/2HCl solution इसको हीट किया गया. When the volume reduced to 600 ml, 9.12 gram of HCl was lost. The new normality, ये नॉर्मेलिटी है बेटा, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, नई नॉर्मेलिटी क्या होगी? देखो भाई, HCl से HCl हीट किया जा रहा है तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो जाएगा इसका. ये जो है ये कितना हो रहा है बेटा? 0.5 नॉर्मल और 1 लीटर है. यहां पर वॉल्यूम हो जा रहा है बेटा 600 ml, है ना? क्लियर? ये हो रहा है. इसका अगर देखोगे तो यहां पर HCl का वेट निकालना है तो ये इक्विवेलेंट वेट तुम्हारा कितना हो जाता है? ये आ जाएगा आंसर यहां पर 0.5 इंटू 36.5. इसका आंसर आ जाएगा बेटा 18.25 ग्राम. 18.25 ग्राम आया. ठीक. जब हमने देखा कि लॉस्ट कितना हुआ? इतना, तो इसमें से इतना घटा दो. ठीक है. मास ऑफ HCl, मास ऑफ HCl लेफ्ट या लॉस्ट या कह सकते हैं लेफ्ट, HCl लेफ्ट कितना हो जाएगा? 18.25 माइनस हम कर दें यहां पर 9.125. आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 9.125. ये आ गया. ठीक है. अब इसको आंसर ना लगा देना. अब हमें नॉर्मेलिटी निकालनी है तो बेटा नॉर्मेलिटी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? नॉर्मेलिटी बराबर ये हो जाएगा बेटा 9.125 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 36.5 इक्विवेलेंट वेट और वॉल्यूम तुमको दिया गया बेटा 600 ml. इसकी नॉर्मेलिटी जब इसे सॉल्व करेंगे 2 जीरो यहां से चला गया. ठीक है. ये आ जाएगा लगभग 0.41 के आसपास. ठीक. कोई है आंसर? 0.4. हाँ, थर्ड वाला मिल जाएगा भाई. क्लियर हो गया ना? ये ध्यान रखिएगा भाई. राइट. ओके बेटा. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर ये है तुम्हारा 21. डायगोनल रिलेशनशिप जो है ये किसके किसके बीच में दिख रही है? डायगोनल रिलेशनशिप आपको पता है, लिथियम के जस्ट नीचे होता है सोडियम, उसके बाद क्या होता है? बेरिलियम के बाद होता है यहीं पर मैग्नीशियम, बोरॉन के बाद होता है एल्यूमिनियम, कार्बन के बाद होता है सिलिकॉन. डायगोनल रिलेशनशिप यही तो होता है ना. देख लो भैया, लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ, बोरॉन का सिलिकॉन के साथ, नाइट्रोजन नहीं है. तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाएगा. फर्स्ट सेकंड थर्ड किसमें है? ये वाला है. देखो आगे आ जाओ बेटा. क्वेश्चन नंबर 22 आपको दिया गया है SPDF, द ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन डिफरेंस. बेटा पेनिट्रेशन पावर जो होती है तो बहुत आसान क्वेश्चन, ये तो गलत ना करना भाई. SPDF ये ऑर्डर होता है. ठीक है. SPDF क्लियर. SPDF क्या हो जाएगा आंसर इसका? बोलो भाई. SPDF ये हो जाएगा. क्लियर. ओके बेटा. चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23. स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट. 23 में बोला गया इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है. ठीक है. चलो पढ़ लेते हैं. एलिमेंट हैज हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्ट्स एज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. नहीं भैया, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी तो अपने आप इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी खुद को रिड्यूस करेगा. खुद को रिड्यूस करेगा तो कैसा हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा. ठीक है. राइट. The element has higher electron affinity, has higher ionization energy. Along a period, halogen has maximum electron. हाँ, halogen में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो कैसे होती है? हाई होती है, क्योंकि लेफ्ट राइट जाने पे बढ़ती है. तो थर्ड वाला तो सही है. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये गलत है भाई. फोर्थ वाला गलत है.
तो यहां पर अगर देखा जाए तो करेक्ट इनकरेक्ट अगर पूछा गया तो फोर्थ जो है वो रॉन्ग है भाई। ठीक है, क्लियर। हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला जरूरी नहीं कि आयनाइजेशन एनर्जी उसकी हाई हो। फर्स्ट, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है ये तो नहीं होता है, फोर्थ वाला तो रॉन्ग है। ठीक है, मैक्सिमम पीरियड थर्ड होता है। हाइड्रोजन हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, ये तो सही है, नॉट करेक्ट पूछा गया है। सेकंड वाला भी गलत है। इसका जो आंसर हो सकता है वो सेकंड थर्ड हायर इलेक्ट्रॉन, हाँ सेकंड थर्ड एंड, लेकिन थर्ड तो से हाइड्रोजन की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो हाई होती है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ यहां पर करेक्ट यानी इनकरेक्ट ऑप्शन, ऐसा कोई मैच ही नहीं कर रहा है। चलो इसको देख लिया जाएगा। ओके बेटा, 24th क्वेश्चन, 24th क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। LiCl is predominantly covalent compound. Electronegativity difference between lithium and chlorine is too small. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the option given below. ये जो दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है appropriate जो है। ठीक है, स्टेटमेंट जो पहला है वो तो करेक्ट है, लेकिन जो स्टेटमेंट सेकंड है वो स्मॉल नहीं, क्योंकि देखो लिथियम मेटल है और क्लोरीन कैसा है, नॉन मेटल है, तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है, पहला वाला सही है भाई। कोई ऐसा ऑप्शन मिल रहा है? स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, हाँ जी ये हो गया भैया। ठीक है, अगला आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 में, सॉरी 25 में। 25 में क्वेश्चन में कह रहा है कि BaCl2 और K2SO4 की जब रिएक्शन करा रहे हैं तो वहीं पर BaSO4 बन रहा है और HC यानी कि KCl ये बन रहा है। अमाउंट ऑफ BaSO4 प्रेसिपिटेटेड विल बी, जितना अमाउंट प्रेसिपिटेट करे। ठीक, तो इसको देखो, इसको अगर रिएक्शन हम लोग लिख लेंगे तो आराम से हो जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। कैसे? आपके पास में बेटा BaCl2 प्लस K2SO4, ये हो जाएगा यहां पर BaSO4 प्लस 2KCl, ये हो गया। अब यहां पर अगर देखा जाए तो ये हो गया कितना, 10 ml 1 मोल, 1 मोलर। K2SO4 कैसा हो गया, 5 ml 0.5 मोलर हो गया। मतलब अगर आप निकालोगे तो K2SO4 जो होगा वो कैसा हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, 1 मिलीमोल ऑफ K2SO4 बराबर क्या हो जाएगा, 1 ऑफ BaSO4, ये है। तो यहीं पर अगर देखा जाए ये 2.5 है, ये क्या हो जाएगा 2.5 हो गया। तो हम आराम से निकाल सकते हैं क्या, 2.5 डिवाइडेड बाई 1000 कितना आ जाएगा, 0.0025। आंसर हो जाएगा 0.0025
0.0025 कोई है 0025 फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा भाई। इतना अमाउंट जो है वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा भाई, ठीक है, क्लियर। हाँ तो बेटा देखो ये 25th क्वेश्चन का आंसर हो गया। अभी 23 क्वेश्चन जो मैंने आपसे बोला था, कहा भाई आजा, 23 क्वेश्चन जो है ये वाला क्वेश्चन। अब देखो यहां पर मामला ये फंस जाएगा कि यहां लिखा हुआ है नॉट करेक्ट और यहां पर लिखा हुआ है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप लोग एक काम ये करो बेटा, आप ये काम करो कि ये जो 23 वाला है इसमें नॉट करेक्ट नहीं, इसमें आप सिर्फ करेक्ट ऑप्शन इस वाले को आप मानिए, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन में पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा भी सही है। हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पहला, तो चौथा गलत है। तो इसका आंसर बेटा सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना, ये है तुम्हारे पास, क्लियर, पक्का। हाँ तो आइए अब जाते हैं 26 क्वेश्चन पर जो है, ठीक है, राइट।